शरद पवार का भी बयान आया है कि विपक्षी एकता में भी कुछ मुश्किलें हैं, और उन्होंने यही कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो वहां पेंच फंसेगा, पहले उसको सुलझाना जरूरी है। बेंगलुरु में विपक्षी दल की बैठक हो रही थी, उसी में विपक्षी दल के जो घटक दल है उसका नाम रखाया है इंडिया। तो अब 2024 में इंडिया वर्सेज एनडीए होने वाला है। उन तमाम बातों को लेकर आज क्या कुछ हुआ विपक्षी दलों की बैठक के साथ, वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी अभी साथ हैं। पूरी दाव पेच की कहानी और बातें अभी हम समझते हैं। सर, जिस प्रकार से अब नामाकरण तो हो ही गया है और वहाँ पर जो 26 दल बताया गया, छोटे बड़े 26 दल मिल बैठ के बात किए, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है एनडीए के ऊपर? देखिए, बड़ी सफलता है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल शुरू की थी। पहली बैठक पटना में हुई थी और दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई है। पटना में 15 दल के नेता शामिल हुए थे और बेंगलुरु में बढ़ गए दल, 26 दल हो गए। तो ये सफलता मानी जाएगी और बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली बात है। और आपने देखा ही कि जिस दिन विपक्ष की बैठक हो रही थी बेंगलुरु में आज, उसी दौरान एनडीए की बैठक दिल्ली में चल रही थी। तो एनडीए ने दावा किया कि उसके साथ 34 से ज़्यादा दल हैं। जी, 38 दल हैं। पहले तो 34 थे, अब 38 दल हो गए, माने एनडीए का कुनबा बढ़ गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो दल हैं उन दर्जन भर का खातो अभी मतलब जो दल हैं उनकी हैसियत क्या है ये देखना होगा, चाहे महागठबंधन हो यानी इंडिया और एनडीए हो, क्योंकि दल का जनाधार होना चाहिए। तो दल जोड़ देने से तो ताकत बढ़ती नहीं है। और आपके सवाल जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि क्या जेपी आंदोलन की तरह कुछ होने वाला है क्या? पूरा अभी चल रहा है कि नीतीश को भी जेपी आंदोलन की तरफ, एक पहले नीतीश पर ले लेते हैं कि नीतीश जी का जो उपेक्षा कहा जाता है, वहाँ पर बैनर पोस्टर की भी बातें आई और कहा जा रहा है नीतीश कुमार को वो जो राष्ट्रीय कन्वेनर बनाने की बात थी वो सब भी नहीं हुई। तो इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, नीतीश कुमार ने ही विपक्षी एकता की पहल शुरू की थी। जी और पहली बैठक भी उन्होंने कराया, तो उनका कद तो बढ़ा है। लेकिन उम्मीद थी कि बेंगलुरु की बैठक में इंडिया यानी जो विपक्ष है उसका कन्वेनर तय हो जाएगा और नीतीश कुमार ही कन्वेनर होंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया है। और इस बैठक में एक फार्मूला बना है कि एक कमेटी बनी है जो तय करेगी सभी राज्यों में जाकर दलों से मिलकर कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन देखिए, 26 दल होने से कुछ नहीं होता है, ये दल आपस में ही टकराएंगे। आप पश्चिम बंगाल को ले लीजिए, वहाँ पर सीताराम येचुरी का बयान आया है कि ममता के साथ जाना संभव ही नहीं। तो पश्चिम बंगाल में सीपीएम सीपीआई के साथ ममता भी जाना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस से भी उनके अच्छे रिश्ते नहीं हैं। मतलब सीधे तौर पे कहा जाए कि वामपंथी दलों से टीएमसी का गठजोड़ संभव नहीं हो सकता। नहीं होगा, वो तो सीताराम येचुरी ने कह दिया है कि सीपीएम के साथ तो संभव नहीं है। और कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगी ममता बनर्जी, इस पर मुझे डाउट है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई तो कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच ही है। बिल्कुल, तो मतलब बीजेपी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस कंप्रोमाइज करेगी, ये बात कई जगहों से उठ रहा है। अब कितना कॉम्प्रोमाइज करेगा तो खुद ही खत्म हो जाएगा। बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, उसके बिना तो विपक्षी एकता की उम्मीद भी बेमानी है। और कांग्रेस को आप बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते। दक्षिण भारत में कांग्रेस 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। अब क्या वो 100 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? नहीं होगी। तो इसी तरह के पेंच दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के लिए दिल्ली में कितनी सीटें छोड़ेंगे, हरियाणा में कांग्रेस के साथ उनका कैसा समझौता होगा, क्योंकि दोनों जो राज्य हैं वहाँ पर पहले कांग्रेस कभी हुआ करती थी। अरविंद केजरीवाल ने छीन लिया दोनों राज्य। अब उन दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ कैसे अरविंद केजरीवाल का समझौता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता होने से केवल नहीं होगा। शरद पवार का भी बयान आया है कि विपक्षी एकता में भी कुछ मुश्किलें हैं, और उन्होंने यही कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो वहां पेंच फंसेगा, पहले उसको सुलझाना जरूरी है। सीटों का जो समझौता होगा या बंटवारा कर ले, बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो पेंच नहीं सुलझेगा तब तक सीटों का बंटवारा तय कैसे होगा। और नीतीश कुमार का फार्मूला बहुत बढ़िया है कि एक ही, हाँ, विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा एनडीए के खिलाफ, लेकिन विपक्ष का एक उम्मीदवार
तब तय होगा जब सभी दल सेक्रीफाइस करेंगे जी, और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे जी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक चुनाव के बाद उसके हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद कांग्रेस के नेताओं का मनोबल भी ऊंचा है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो मनहानि का केस हुआ है उसको ज़्यादा भुनाए इस चुनाव में। अगर राहुल गांधी को जेल हो जाती है तब तो कांग्रेस पार्टी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देगी। जी, जेल नहीं भी होती है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो भी बड़ा मुद्दा बनेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको छोड़ दिया और आपने पहले फंसाया उनको। जी, तो कई ऐसे चुनौतियां हैं। जी। एक सवाल वहीं पर आ रहे हैं, जेपी मूवमेंट हुआ था, इमरजेंसी कह लें 74-77, उसके बाद जयप्रकाश नारायण देश भर के सबसे बड़े नेता बन के उभरे थे। क्या अभी भी वैसा ही कोई एक जेपी की ज़रूरत है या कोई जेपी लाइक हैं या नहीं बनेंगे या क्या कुछ मुद्दा क्या है? वो परिस्थिति अलग थी जी, वो 74-77 की बात कर रहे हैं, वो परिस्थिति अलग थी जी, उस समय इमरजेंसी था देश में जी, लोगों में बहुत आक्रोश था जी, इमरजेंसी को लेकर जी, क्योंकि इंदिरा को हराना तो बहुत मुश्किल लगता था जी, जैसे मोदी को हराना आज मुश्किल लगता है लेकिन इंदिरा को हराने में कामयाबी इसलिए विपक्ष को मिल गई जी, कि इंदिरा के खिलाफ इमरजेंसी को लेकर आक्रोश था। विपक्षी दलों की एकता की वजह से इंदिरा नहीं हारी जी, और विपक्ष की सरकार बनी तो चल नहीं पाई, फिर इंदिरा वापस आई प्रचंड बहुमत के साथ। बिल्कुल, तो इमरजेंसी कारण था। आज की तारीख में ऐसा कोई कारण नहीं है मोदी के खिलाफ। हाँ, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है जिसे विपक्ष उछाल रहा है जी, लेकिन इसको लेकर इतना आक्रोश नहीं है जो 74 में इमरजेंसी को लेकर था जी, और जनता इतना बड़ा फैसला नहीं ले लेगी। तो केवल विपक्षी दलों के ज़्यादा से ज़्यादा दलों के एकजुट हो जाने से मोदी हार जाएंगे मुझे नहीं लगता है। चुनौती बढ़ी है मोदी की। जी, जब इनका फार्मूला तय हो जाएगा कि बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा तब तो लड़ाई कांटे की हो जाएगी जी। लेकिन ये फार्मूला अगर लागू नहीं हो पाया तो कोई फायदा नहीं होगा। आज एक नामाकरण हुआ है इंडिया, क्या इस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है? इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इंक्लूसिव अब बीजेपी इसको उठा सकती है कि भाई आपने इंडिया भारत वाला देश का नाम कैसे रख दिया, अलायंस का नाम जी, तो उससे चर्चा ही नहीं आएगा ये इंडिया जो अलायंस है और उसका और जितना विवाद बढ़ेगा उतना ही फायदा होगा जी। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उसको तुल देगी क्योंकि अब तो इंडिया के नाम से तो कोई अखबार चला रहा है, कोई चैनल चला रहा है, कोई संगठन चला रहा है तो आप उसको लेकर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी क्यों चाहेगी कि ये गठबंधन आज बना और कल इतना पॉपुलर हो जाए, इतना चर्चित हो जाए कि सब लोग जानने लगे। अरे पहले यूपीए के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा, यूपीए नाम का क्या होगा? अब वो विलय हो गया या यूपीए तो बना ही नहीं ना, यूपीए की जगह तो इंडिया बन गया जी, नाम ही बदल गया जी। तो यूपीए तो भूल जाइए, यूपीए 1 यूपीए 2 ये सब भूल जाइए। अब तो नया गठबंधन का नाम ही इंडिया हो गया जी। तो अब इसी इंडिया और एनडीए के बीच में मुकाबला होगा। चलिए, बड़ा सोच समझ करके नाम रखा है, तय किया है जी। चलिए, तो ये बात कर रहे थे इंडिया वर्सेज एनडीए का, तो ये तमाम बातें समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।